अरे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था धारा 2 खंड 24 तक अपराध के बारे में, और इसकी एक विस्तृत चर्चा आपसे की गई थी। इसके बाद हम लोग 39 खंड तक इसे पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी। देखिए, इन पे परिभाषा खंड से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अपराध कहाँ पर है, लोप कहाँ पर है, व्यक्ति कहाँ बताया गया है, मृत्यु कहाँ बताई गई है। बस ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं और यही आपको मिलेंगे भी। अगली धारा का खंड है 25, जो कहता है लोप और लोपों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। अब इसको पढ़कर आप चाहे इतने बड़े विद्वान हो, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाहता है। अंग्रेजी में ओमिशन का प्रयोग किया गया है ना। ओमिटेड, किसी चीज को अवॉइड कर देना, ध्यान नहीं देना, लापरवाही करना, तो उस चीज को कहते हैं हम लोप। यानी जिस कार्य को करने के लिए कहा जाए आप ना करिए, जो ना करना है उसी को क्या कहा जाएगा, लोप। ओमिशन किया गया, भाई आपकी जिम्मेदारी वहां जाने की थी, आप नहीं गए, तो इसे कहेंगे लोप। तो कहा जा रहा है लोप का मतलब है लोपों की आवली। लोपों की आवली, इसके बारे में कहा जा रहा है। लोपों की आवली का मतलब है कि एक ही नहीं, आप कई लोप भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक जगह कहा था जाने के लिए, आप नहीं गए, और हमने कई काम कहे थे, ये भी कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, आपने कुछ नहीं किया, तो ये क्या होगा, लोपों की आवली। यानी एक क्रम से कई चीजों का आपने लोप कर दिया है। तो कुल मिला के जो याद करने का है कि लोप कहाँ परिभाषित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, धारा 2 खंड 25 में। इसे याद रखिएगा, बस इतना ही पूछा जाता है और इसके बाद कुछ नहीं आता। अब देखें धारा 2 खंड 26 क्या कहता है कि व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम संविधान पढ़ाते हैं तो हम अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14 भी पढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 में हमने कहा है कि किसी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति की बात की थी, तो आप गौर से देखेंगे तो उस व्यक्ति में सभी व्यक्ति आ रहे थे। तो यहां क्या कहा जा रहा है, व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, या कोई भी कंपनी, व्यक्ति, कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, आता है। अब इसको अगर गौर से देखेंगे तो क्या कह रहा है अंग्रेजी में कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ बॉडी और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कोई भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। कंपनी तो हालांकि रजिस्टर्ड ही होती है क्योंकि कंपनी एक्ट बना हुआ है। संगम या संगठन, इनके संदर्भ में हो सकता है कि रजिस्टर्ड ना भी हो, ठीक है। कोई व्यक्ति निकाय यानी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम रजिस्टर्ड ही कराएं। हमारे साथ 25 लोग हैं, हम लोग कई काम कर रहे हैं, तो ये संस्था निगमित नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी संस्था है। तो ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति से तात्पर्य क्या है, किसी कंपनी से है, संगम से है, व्यक्ति निकायों से है। यानी एक व्यक्ति भी हो सकता है और 100 व्यक्ति भी हो सकते हैं। अगर इनके संदर्भ में देखा जाएगा तो कहा गया है कि निगमित हो चाहे नहीं हो, आता है। यानी कोई संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं है, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगी। परीक्षा का प्रश्न बनता है कि व्यक्ति कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2 खंड 26 में परिभाषित है। फिर पूछा जाए व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो कंपनी आती है, ठीक है, व्यक्ति निकाय आता है, और क्या आता है, संगम आता है, और क्या आता है, संगठन आता है, और क्या आता है, समिति आती है। तो ये सब चीजें ये व्यक्ति की परिभाषा में आती हैं, इसलिए इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, नोट करते रहिएगा। मैंने जो इस समय आपको पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन किया है, परिवर्तन ये है कि बीएनएस एक बिल्कुल नई किताब है। हालांकि इन चीज़ों को मैं जब पहले कक्षाएं लेता था तो सीधे लिखता रहता था, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था और एक ही लैंग्वेज में कर पाते थे। अभी क्या है कि इन परिभाषाओं को मैंने बाइलिंगुअल कर दिया है। सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके सामने भी दिखे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कानून की किताब क्या कहती है। ये व्याख्याएं हैं और व्याख्या से ही क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, इसे हल नहीं कर पाएंगे, तो इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। धारा 2 खंड 26 के बाद 27 क्या कहता है, लोक, पब्लिक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। अब लोक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पब्लिक, पब्लिक बोलते हैं।
पब्लिक है, सब जानती है। तो ये पब्लिक का मतलब है, अगर गौर से देखें तो कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय। पब्लिक का मतलब हो गया कोई भी वर्ग, एनी वर्ग, एनी ग्रुप ऑफ पीपल। हम कहते हैं कि ये जो है भारतीय समाज है, भारतीय समाज, तो ये क्या हो गया, पब्लिक हो गया। हम ये कहते हैं ये जनजातीय समाज है, तो ये भी पब्लिक हो गया। हम कहते हैं ये ओबीसी का एक समाज है, तो ये भी पब्लिक हो गया। हमने कहा ये एससी का ग्रुप है, ये भी पब्लिक हो गया। हम कहते हैं ये हैंडीकैप्ड का एक ग्रुप है, तो ये भी पब्लिक हो गया। हम कहते हैं ये गर्ल्स का एक ग्रुप है, तो ये भी पब्लिक हो गया। तो कोई भी वर्ग, ठीक है, और कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है तो इसे पब्लिक माना जाता है। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो क्या कहा जाएगा, लोक कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2 खंड 27 में है। रट डालिए, 1-2 बार 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। जहां ज्यादा विस्तार की आवश्यकता है वहां विस्तार होगा, जहां सामान्य ढंग से हम चीजों को समझ सकते हैं उन्हें हम वैसे ही समझेंगे। अब जैसे ये परिभाषा है लोक सेवक, अब ये बड़ी परिभाषा है, काफी बड़ी परिभाषा को डिस्कस किया जा रहा है। इसके कई खंड आपको देखने को मिलेंगे, आगे आप पढ़ते जाएंगे, इसमें बहुत विस्तार है, इसलिए हम एक एक चीज को ध्यान में रख के चलेंगे और कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे। इजी लैंग्वेज में, इजी टर्म्स में हमें बात करनी है। आइए देखें, लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है। क्या कहा जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली, यानी जो अब नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोक सेवक कहेंगे। अंग्रेजी में से हम क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी व्याख्या है, देश के बड़े बड़े पद, छोटे पद सब इसी में समाहित हैं, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार की सेवा में है, इन सभी की जिक्र हम लोग करेंगे। और जो सरकार की सेवा में नहीं है, समाज की सेवा में है, उनका भी हम जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी जो लोग भारतीय सेना में, नौसेना में या वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर हैं, यानी वो एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू या किसी अन्य मेथड से देश की सेवा में पहुंचे, जैसे टीईएस एंट्री होती है 10+2 वाली, मतलब किसी भी मेथड से वो गए हैं और वो ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, लोक सेवक। तो पहला पॉइंट क्या निकला, सेना के अधिकारियों को हम क्या कहते हैं, लोक सेवक। मिलाने को आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रत्येक न्यायाधीश, प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो आपको याद करना है खाली प्रत्येक न्यायाधीश। नंबर 2 पे हम क्या याद कर लेंगे, प्रत्येक न्यायाधीश को हम क्या कहते हैं, लोक सेवक। भाई न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय ही तो करता है, तो नंबर 2 पे हमने याद कर लिया कि हर न्यायाधीश को हम क्या कहेंगे, लोक सेवक कहेंगे। पहले हमने सेना की बात की, अब हमने दूसरा कहा कि एवरेज जज, प्रत्येक न्यायाधीश क्या हो जाएगा, लोक सेवक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बातें कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, बस इसी को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी तो मैं आपको समझाने जा ही रहा हूं। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, न्यायाधीश तो हो ही गया, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं इन्वॉल्व इन द कोर्ट, उनको भी लोक सेवक कहा जाता है। कौन कौन है, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि तथा तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उसे संपत्ति का बयान करे, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण करे या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। अब ये बहुत बड़ी व्याख्या है, बस आपको परीक्षा में जब भी कभी मिलेगा यही मिलेगा, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, ऑप्शन टिक कर देना है। ये तो व्याख्याएं हैं। अब पीसीएस का एग्जाम आपको देना हो तो मैं एक एक समझाऊंगा, एक एक समझना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपको दरोगा बनना है तो यही आएगा। 3 चीजें हो गई, पहले सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी, फिर दूसरा हमने आपसे क्या कहा, दूसरा शब्द क्या बताया, दूसरा शब्द हमने आपको बताया, देखिए गौर से क्या बताया हमने आपसे कहा प्रत्येक न्यायाधीश, तो
तो दूसरे में न्यायाधीश याद कर लीजिए। अब न्यायाधीश जब याद करेंगे तो तीसरे में हम क्या याद रखेंगे, न्यायालय के अधिकारी। तो उसी के साथ हमारा कोरिलेशन क्या बन गया, न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी भी आ गया। अब आगे चलते हैं। अब है अगला, देखें, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर। अभी तक था क्या कि न्यायाधीश था, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी था। अब हम क्या कह रहे हैं कि न्यायालय की सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी न्यायालय की जो सहायता करता है या लोक सेवक की जो सहायता करता है, दोनों को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत का सदस्य याद रखिएगा। यानी न्यायालय या लोक सेवक, इनकी सहायता करने के लिए जिन व्यक्तियों की भूमिका होती है उन्हें भी लोक सेवक माना जाता है। और उसके साथ साथ ये पंचायत का सदस्य याद रखिएगा, ये परीक्षा में आता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ऑप्शन जैसे मैं दे दूंगा आपको कि लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए प्रत्येक न्यायाधीश, ऑप्शन बी पंचायत का सदस्य, ऑप्शन सी सेना का अधिकारी, ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे आप पढ़े रहोगे तभी टिक कर पाओगे। फिर क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक मध्यस्थ, मीडिएटर की बात होती है, आर्बिट्रेटर की बात होती है, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा, किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय का विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है। न्यायालय ने किसी को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है, किसी मामले के समाधान के लिए कहा है कि ये आपके मामले का समाधान करा देंगे। कई बार होता है कि न्यायालय से मैटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आर्बिट्रेशन के तहत होगा, उसके एक्ट बने हुए हैं, उसकी प्रोसेस बनी हुई है। तो यहां ध्यान रखना है, ये शब्द आपको याद रखना है, प्रत्येक मध्यस्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रत्येक मध्यस्थ। अभी तक आपके सामने कई चीजें आ गई हैं, इनको एक एक करके दिमाग में सेट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, न्यायाधीश की श्रृंखला लेके चलिए, फिर मध्यस्थ पे आ गए आप, यहां तक ऐसे करिएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने और रखने के लिए सशक्त है। परिरोध माने किसी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सशक्त है, यानी वो किसी को अपने कंट्रोल में रखेगा और वहां से वो व्यक्ति बाहर ना निकल सके, तो उसे कहते हैं परिरोध। यानी अगर हम किसी जगह पर किसी व्यक्ति को रखते हैं और इसमें एक दरवाजा है और इस दरवाजे से निकलने का रास्ता है, वो आदमी इसके अंदर है और वो आदमी यहां से बाहर ना निकल पाए, तो इसे कहेंगे परिरोध। अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में रखते हैं कि परिरोध, तो अगर सामान्य ढंग से देखेंगे तो ये सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जितने इसी में आ जाएंगे, हालांकि उनकी व्याख्या आगे की है। तो कोई भी अधिकारी, अगर कहीं आप देखते हो सिविल मामले में तहसील में भी लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, तो वो भी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त है, तो आपको याद करना क्या रखना है कि जो परिरोध में रखने के लिए सशक्त है, ऐसा अधिकारी, ऐसा व्यक्ति लोक सेवक कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। सरकार का प्रत्येक अधिकारी, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो आप ही को बनेगा जिसने मेहनत की है। एक बार दो बार मन से देख लेना, अपने आप ऑप्शन मिलेगा और हम आपको अभी आने वाले समय में क्वेश्चन भी करा देंगे, उससे भी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। क्या कहा जा रहा है कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या करते हैं कि कर्तव्य है, ड्यूटी है उसकी कि वह अपराधों का निवारण करे। तो जैसी बात ये आएगी अपराधों का निवारण, तो सब जितने भी पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो सब आ गए, एसडीएम, डीएम, एडीएम सब आ गए उसी के अंतर्गत, क्योंकि इनका भी यही काम है। तो क्या कह रहे हैं, अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे। कोर्ट में जब तक नहीं पहुंचेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का संरक्षण करे। तो ये सब काम जो है बड़े अधिकारी जितने भी हैं वो सब इसी श्रृंखला में आ जाएंगे गवर्नमेंट के, इन सब को लोक सेवक माना जाता है। तो याद रखना है कि जिनका यह कर्तव्य है, सरकार के प्रत्येक अधिकारी, शब्द को याद रख लीजिए कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी इस कैटेगरी में आ जाता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी
के नाते यह कर्तव्य है कि सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या बयान करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों के से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों संरक्षण के लिए किसी विधि का व्यतिक्रम को रोके। अब ये कौन है? जैसे डीएम के बारे में हम आपको बताएं, डीएम जिले में डीएम को जो है रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है, रिसीवर। अब ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को रिसीव कर सकता है। जैसे मान लो किसी प्रॉपर्टी में कोई मालिक नहीं मिल रहा, कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा, तो उसको रिसीव करने काम, प्रॉपर्टी को रिसीव करने काम डीएम का हो जाएगा। डीएम उसको रिसीव करेगा, उस प्रॉपर्टी को संचालित करेगा, उसमें जो भी चीजें बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, वो सबका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या कह सकते हैं? लोक सेवक। कोई जरूरी नहीं कि डीएम ही है, किसी व्यक्ति विशेष को भी अपॉइंट किया जा सकता है। यानी यहाँ सिंपल तरीके से याद करना है आपको, एक शब्द याद करना है कि प्रत्येक अधिकारी जिसे सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करने की बात कही गई हो, प्राप्त करने की बात कही गई हो, उसका प्रयोग करने की बात कही गई हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? लोक सेवक। यहां तक आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन तो ऊपर ही निकल चुका है, लेकिन फिर भी हमें पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको बताया। आगे देखें, फिर कहता है प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कोई उद्गृहित करे, किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। जितने भी नगर पालिका के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर पंचायत के अधिकारी हैं, सब इसी श्रृंखला में आ जाते हैं। वहां पर कौन सी चीजें होंगी, कैसे मेला लगेगा, कौन से कार्यक्रम होंगे, कौन सी जगह उनको किस समारोह के लिए लगाया जाएगा, कहां पर कौन से प्रयोग होंगे, ऐसे काम वो लोग देखते हैं। तो सारे अधिकारी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी आपको सिंपल शब्दों में एक बात बता देंगे, जिससे आपको इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से अच्छा होगा। एक पॉइंट समझ जाएंगे तो सब क्लियर रहेगा। अब देखिए वो पॉइंट आपके सामने आने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। यानी निर्वाचन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगले पॉइंट पर लिखिए निर्वाचन के लिए पूरा एक विभाग होता है। वो लोग जो है आपका हर साल अपडेट करते रहते हैं, कौन से वोटर लिस्ट में नाम बढ़े, कौन से घटे, कौन से गांव में लोग हैं, कौन से लोग नहीं हैं, बाकायदे रिकॉर्ड मेंटेन होते रहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की नींव क्या है? निर्वाचन है, और निर्वाचन के लिए जिन लोगों को लगाया गया उन सबको भी लोक सेवक माना जाएगा। एक पॉइंट आप खाली निर्वाचन डाल दीजिए अपने उसमें, तो उससे आपको क्लियर रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यही अच्छी परिभाषा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को याद कर लो, सारे अधिकारी कवर हो जाएंगे तुम्हारे। कोई भी सरकार की सेवा में है या वेतन पाता है या लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस पाता है या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, तो वो सब लोग क्या आ जाएंगे? लोक सेवक की कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, जितने अधिकारी हैं सब लोक सेवक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर क्या है, ये दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं? साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी को किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा, ये सारी चीजें आपके काम की नहीं, इसको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं तक आप याद रखेंगे तो सारे अधिकारी मिल जाएंगे। अब परीक्षा में कौन सा आएगा आपका? परीक्षा में जब भी आपके पास आता है तो ये आता है पंचायत सदस्य, याद रखिएगा, पंचायत सदस्य, न्यायाधीश, न्यायालय के अधिकारी, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, जिला अधिकारी,
ये बस इन्हीं को आप दिमाग में रखेंगे तो लोक सेवक आपको हमेशा मिलता रहेगा। और वैसे सिंपली आपको एक ही लाइन याद रखना है कि सरकार की सेवा में या वेतन में है और किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार उनको फीस देती है, वेतन देती है, कमीशन देती है, ऐसे व्यक्ति को हम लोक सेवक कहेंगे। तो लोक सेवक की परिभाषा में इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो एक बड़ी परिभाषा आपके सामने थी जिसको आपने देखा। अब अगला पॉइंट है हमारे पास में विश्वास करने का कारण। रीजन टू बिलीव, इस शब्द का प्रयोग जब भी होगा उसका क्या अर्थ होगा ध्यान देना है। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं। अब इसको भाषा को देखें, पर्याप्त हेतुक रखता है, क्या कहते हैं, सफिशियंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। ही हैज, इफ ही हैज सफिशियंट कॉज टू बिलीव, यानी उसके पास पर्याप्त रीजन है, पर्याप्त कारण है उसके पास में कि वो उस बात पर विश्वास करे। अगर ऐसा है तो फिर कहा जाएगा विश्वास करने का कारण है। अगर रीजन ही नहीं है तो फिर कैसे विश्वास करेंगे? अनावश्यक थोड़ी बात होगी। भाई कहा जा रहा है कमरे में 4 लोग थे, कमरा बाहर से बंद था, एक आदमी उसमें मरा पाया गया, तो क्या निकल के आया रीजन कि 3 लोग इस बात को जानते हैं कि ये आदमी कैसे मरा, यही तो निकला। अगर ये निकला तो तीनों को अरेस्ट किया जाएगा। अब इन्हीं से हमें पता चलेगा, तो यानी पर्याप्त कारण इसमें निकल करके आया। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि विश्वास करने का कारण कहाँ बताया गया है, धारा 2 खंड 29 में है। और उसको विश्वास करने का कारण कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक हो, पर्याप्त रीजन हो, पर्याप्त कारण हो, तभी कहेंगे कि हाँ विश्वास करने का कारण है। अगर कोई कारण ही नहीं है तो विश्वास कैसे करेंगे आप? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, पर्याप्त हेतुक शब्द को। वैसे तो आपसे उत्तरित पूछा जाएगा, हालांकि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पहले ही डिस्कस हुई हैं, वही आपके परीक्षा के लिए हैं। ये तो चूंकि शब्दावली है, परिभाषा है, इसलिए हम हर जगह डिस्कस कर रहे हैं। धारा 2 खंड 30 कहता है विशेष विधि। इससे क्या तात्पर्य है? स्पेशल लॉ वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो, जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है। विशिष्ट विषय माने नॉर्मल विषय नहीं। जैसे हमारी बीएनएस, ये बीएनएस जो है स्पेशल लॉ नहीं है, ये नॉर्मल लॉ है, सामान्य लॉ है, ये सब पर लागू है देश के लिए। किसी विशेष विषय के संदर्भ में, जैसे एनआईए एक्ट, एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जब मुद्दा उठेगा, यानी जब कोई आतंकवाद का मुद्दा उठेगा, आतंकवाद, तब ये कानून लागू होगा। जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठेगा तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा। यानी विशेष परिस्थितियों में जिन चीजों को लागू किया जाता है उनको कहते हैं हम विशेष विधि। अदरवाइज जनरलाइज कानून है, सीआरपीसी भी सामान्य नियम है, सामान्य विधि है, बीएनएस भी सामान्य, सीआरपीसी नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा भी सामान्य विधि है, और भारतीय न्याय संहिता भी सामान्य विधि है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी सामान्य विधि है। जितने भी कानून है सब सामान्य विधि, जो किसी विषय विशेष को लेकर बने, विशिष्ट विषय को लेकर बने, आतंकवाद को लेकर बने, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर स्पेशली बने, उन सबको हम क्या कहेंगे? विशिष्ट विधि कहेंगे, विशेष लॉ कहेंगे, स्पेशल लॉ कहेंगे। तो इसे याद करिएगा, धारा 2 खंड 30 में बताया गया है। आइए आगे चलते हैं। अब एक शब्द आपको मिल सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? कहा गया ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट की बात हो रही, मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज, जो ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्यत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। यानी कुल मिला के एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट्स डेवलप होते हो, कोई अधिकार डेवलप होता हो, कोई चीज डेवलप होती हो, ये कहा जाए कि ये हमारा मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे मैं किसी को चेक दे दूं, चेक, मैं चेक दिया 2 लाख की,
2 लाख की मैंने चेक दे दिया। अब चेक पर मैं चूंकि साइन किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, सब चेक है, तो ये चेक जो है ये पेपर नहीं है सिंबल, ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ये मनी है। ये चेक का मतलब ये नहीं कि नोट है, ये नोट नहीं है, लेकिन नोट से कम नहीं है, उस चेक की वही वैल्यू है जो धन की वैल्यू होती है। तो ये हो गया। या मैंने कोई एग्रीमेंट किया, हमने किसी के साथ कोई समझौता किया और हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर किए, मैंने हस्ताक्षर किया, उसने हस्ताक्षर किया, सारी बातें लिखी हुई हैं, तो हम लोगों के बीच में ये क्या हो गई, मूल्यवान प्रतिभूति हो गई, ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई, एक बॉन्ड हो गया। ये नॉमिनल चीज नहीं है, ये दस्तावेज बन गया है, इससे हट के ना वो जा सकता है ना आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक ऐसा दस्तावेज जिससे हमारे अधिकार सृजित होते हों, अगर हम सृजन करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई चीज छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने की बात अगर लिखी है, जैसे पति और पत्नी के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ, पति और पत्नी ने कहा हम दोनों साथ नहीं रहना चाहते, तो एक दस्तावेज तैयार हुआ, उसमें लिखा हुआ कि हम लोग साथ नहीं रहना चाहते, दोनों ने साइन किया, तो ये छोड़ने वाला दस्तावेज हो गया। कोई चीज प्राप्त करने वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से इस चीज को कहते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। आप सिंपली चेक को याद रखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, ड्राफ्ट को अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका हमने देखा 31 तक पहुंच गए, अब हम 32 पे आते हैं। 32 में कहा गया है जलयान, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि ये शब्द सब आपके आने वाले समय में जब हम न्याय संहिता पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनमें ये बातें मिलेंगी, जलयान शब्द का प्रयोग रहेगा, मूल्यवान प्रतिभूति का प्रयोग रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट है। ऐसे आपके लिए क्या होगा कि एक शब्द नया आ गया, अरे भैया यही क्या है, इसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब धारा 2 खंड 32 क्या कहता है, जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। Vessel means anything made for the conveyance by water of human beings or property। यानी जल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रवहन कर रहे हैं, यानी हम किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये नदी है, इसमें एक ये पड़ी हुई है, ये है वेसल, नाव है, हम इस नाव में, ये नाव है, क्या कहा जा रहा है कि ऐसी चीज, कोई भी चीज जिसमें मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई जाती है, यानी हम इसमें इंसानों को बैठा के यहां से वहां ले जा रहे हैं, या हम कोई प्रॉपर्टी को इसमें रख करके जल में इसका प्रयोग करके ले जा रहे हैं, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, जलयान। अब जलयान का मतलब शिप भी हो सकता है, जलयान का मतलब नाव भी हो सकती है, जलयान का मतलब स्टीमर भी हो सकती है, जलयान का मतलब लॉन्च भी हो सकता है, पानी में जो भी तैरेगा वो जलयान है। क्लियर हो गया सिंपल भाषा में, इजिएस्ट लैंग्वेज में, कि मानव या संपत्ति को ले जाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग जल के माध्यम से किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, जलयान कहेंगे। तो धारा 2 खंड 32 में बता दिया गया। अब ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, जब आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पढ़ेंगे तो जलयान भी वहां मिलेगा आपको, तो उस समय आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब ये धारा इंपॉर्टेंट है, ये खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये स्वेच्छा कहां परिभाषित है, इसको ही देख लें, वॉलंटरली। धारा 2 खंड 33 क्या कहता है, स्वेच्छा, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। अब ये भाषा देखने से आपको बड़ा कठिन कठिन लग रहा होगा। स्वेच्छा माने, आप स्वेच्छा से समझिए, आप स्वेच्छा, स्वेच्छा माने अपनी इच्छा। अपनी इच्छा कब होती है, जब हमें किसी चीज पर विश्वास होता है कि हम ऐसा करेंगे ये होगा, या हम जानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, अब उसके बाद हम कोई काम करते हैं तो क्या कहलाता है, स्वेच्छा से करना कहलाता है, कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कोई काम कर रहा है कि उससे ये परिणाम निकलेगा, तो उसकी इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, स्वेच्छा कहा जाता है, वॉलंटरली कहा जाता है।
तो इसको बस खाली आप इतना याद रख लीजिए कि स्वेच्छा कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2 खंड 33 में है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी देख लें थोड़ा सा। लूट का एग्जाम्पल एक है। लूट को सुकर बनाने के लिए, लूट को आसान बनाने, सुकर माने आसान, लूट को आसान बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है। लूट को आसान बनाने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है, ये का वहां चला गया, का माने ए सेट्स फायर बाय नाइट, ठीक है। तो अब का लूट को आसान बनाने के लिए एक बड़े शहर में, नगर में बसे हुए गृह में रात को आग लगा देता है। एक कोई शहर है उसमें आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। जब आग लगाएगा तो कोई जल गया, उसमें एक आदमी मर गया। यहां का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना हो, यहां पर का आशय भले ही मृत्यु करने का ना रहा हो और वह दुखी भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु हुई है, तो भी यदि वह जानता था कि संभव है कि मृत्यु कारित हो जाएगी, तो कहा जाएगा कि उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। अब इस बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। मान लो ये कोई शहर है या कोई कस्बा है, यहां पर लूट करने के लिए क्या किया, उसने इन घरों में आग लगा दी, इन घरों में आग लगा दी। अब जब आग लगेगी तो ये जानता है ना कि अगर ये आग लगेगी तो किसी के ऊपर भी आग लग सकती है, कोई मर भी सकता है, ये बात तो वो जानता है। और अगर इस बात से कोई आदमी जल जाता है, मर जाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा उसकी मृत्यु की है, ये जानते हुए काम किया है, वॉलंटरली कॉज डेथ। इस बात को ध्यान देना है, ही हैज कॉज डेथ वॉलंटरली, इस बात को ध्यान रखना है। तो उसने क्या किया है, इसको स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। और अगर स्वेच्छा मृत्यु कारित की है तो लूट का तो मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, हत्या का भी मुकदमा दर्ज होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये स्वेच्छा का एग्जाम्पल था, याद रखिएगा, परीक्षा में आ भी सकता है, नहीं तो जानकारी के स्तर पर आप इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए फटाफट धारा 34 खंड 34 धारा 2। बिल से क्या मतलब। बिल को हिंदी में हम लोग वसीयत बोलते हैं। यहाँ बिल को अंग्रेजी में भी बिल ही लिखा गया और इसकी उसमें भी हिंदी में भी बिल ही लिखा गया। जबकि क्या है, बिल से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है, यानी कोई वसीयत अभिप्रेत है, वसीयत मानी जाएगी। बिल का मतलब वसीयत से है यहाँ पर। अब वसीयत क्या होती है, वसीयत आपने सुना होगा कि फलाने की वसीयत है। वसीयत क्या है, मरने वाले की इच्छा का सम्मान है और मृत्यु के बाद लागू होती है, लागू होती है। यानी कोई भी वसीयत करना चाहे तो वसीयत कर सकता है, लेकिन लागू कब होगी, मरने के बाद, जीवित रहते में नहीं लागू होगी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सैकड़ों वसीयतें, हजारों वसीयतें कर सकता है, जब तक वो जिंदा है वसीयत कर सकता है। वसीयत दो तरह की होती है, एक रजिस्टर्ड होती है और एक होती है नॉन रजिस्टर्ड। पहले जो है कोर्ट का रवैया था कि जो रजिस्टर्ड वसीयत है उसी को मान्यता होगी। अभी हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कह दिया नॉन रजिस्टर्ड वसीयत भी वही इंपॉर्टेंस रखेगी जो रजिस्टर्ड वसीयत रखती है। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी मरने के पहले तुरंत चला जाए वहां कचहरी में और वहां जाकर रजिस्टर्ड करवा ले पूरा। अरे मरने से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले भी कोई आदमी वसीयत कर सकता है। उस वसीयत को प्रॉपरली आप लिखवाइए, गवाह होना चाहिए, उसे माना जाएगा। तो ये नॉन रजिस्टर्ड वसीयत को भी हाई कोर्ट ने मान्यता दे दी है, इसलिए दोनों वसीयत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया मरने वाले की इच्छा का सम्मान, अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को देना चाहता है दे सकता है, वो कोई भी व्यक्ति उस परिवार का है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज है यहाँ पर। तो क्या कहा जा रहा है, बिल का मतलब है कोई वसीयती दस्तावेज। कहाँ पर है, धारा 2 खंड 34 में। अब धारा 2 खंड 35 महिला को परिभाषित करता है। क्या कहता है, किसी भी आयु की मानव नारी, किसी भी आयु की मानव नारी इसके अंतर्गत आएगी।
है ना। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की मानव नारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। महिला शब्द का जब प्रयोग होगा, कल हमने पुरुष पढ़ा था, आज महिला पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने बालक पढ़ा था, याद आ रहा है। बालक माने 18 साल से कम का, और इन सब के लिए किसी भी उम्र की बात है, तो याद रखिएगा आप। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन पर एक बैच चल रहा है ऑनलाइन के लिए। उसमें यूपीएसआई कंप्लीट बैच भी है और साथ ही साथ मूल विधि संविधान और साथ में मूल विधि का अलग से एक स्पेशल बैच भी है। तो जो बच्चे उसे ज्वाइन करना चाहते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दिवाली तक उसमें कुछ ऑफर वगैरह किए गए हैं, जब उसमें आप विजिट करोगे तो सारी बातें आपको दिख जाएंगी। इसके साथ ही साथ मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल पर डेली करंट अफेयर आता है, वहाँ से आप करंट इकट्ठा कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी करंट हमेशा रहता है। टेस्ट पोर्टल में जा करके आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी सुविधाएं इसी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से दी जा रही है। आइए चर्चा करते हैं धारा 2 खंड 36 की। सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। गेन माने लाभ, उसी को कानूनी भाषा में अभिलाभ कह दिया। लेकिन आगे वर्ड लगा है रॉन्गफुल, यानी जो लाभ हो रहा है वो रॉन्गफुल है, तो इसका मतलब कोई गलत तरीके से मिलने वाला लाभ है। उसे परिभाषित किया गया है 236 में। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति के हानि अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। यानी कोई इलीगल मेथड्स को अप्लाई करके किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और जिससे किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, यह है इलीगल मेथड से। जबरदस्ती करके, डरा के, धमका के, किसी भी मेथड से उसकी प्रॉपर्टी को लेता है, संपत्ति को लेता है। क्या कहा जा रहा है? जिसका वैध रूप से हकदार ना हो। यानी जो आदमी ऐसा कर रहा है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी जिसको वो चीज मिलने जा रही है, वो लीगली उसका अधिकारी नहीं है, उसको मिलने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी प्राप्त कर रहा है, तो क्या हो रहा है? सदोष अभिलाभ हो रहा है। हमें अगर अपनी प्रॉपर्टी मिल रही है, हमारे पिता की प्रॉपर्टी, हमारे भाई की प्रॉपर्टी, हमारे घर की प्रॉपर्टी है, तो हमें मिल रही है, लेकिन हम मोहल्ले के आदमी की प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, गुंडई करके कर रहे हैं, डरा के कर रहे हैं, धमका के कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये कहां पर है? धारा 236 में है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए सदोष हानि, जब हमने लाभ पढ़ लिया तो हानि भी होगी। सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। उसी का उल्टा है, जिसका लाभ हुआ है वो वैध रूप से उसने लाभ, उसका अधिकारी नहीं था, और जिसकी नुकसान हुआ है वो उसका अधिकारी है। किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर ले रहा है, उसको ले रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो क्या होगा कि जो उसका लीगली जो उसका हकदार होगा उसकी संपत्ति चली गई, तो जिसकी चली गई लीगली वाली उसकी क्या हो गई? सदोष हानि हो गई। ठीक है, तो इसी बात को याद रखना है। यहाँ पर सदोष हानि 237 में है, कोई खास धाराएं नहीं है, बस ऐसी पढ़े रहिए। अब यहाँ देखिए सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना उसी से जुड़ा हुआ है। 38 कहता है, सेकंड लास्ट धारा है 2 की, इंपॉर्टेंट भी है, खाली हेडिंग इंपॉर्टेंट ही रहती है, इसको याद रख लीजिएगा। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब यह कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब यह कहा जाता है कि वह की संपत्ति को सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति के सदोष हित से वंचित किया जाता है। देखो एक सिंपल सा आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि कोई व्यक्ति जो उस चीज़ का वास्तविक में हकदार नहीं था, जिस पर उसका अधिकार नहीं था, वो किसी चीज़ को प्राप्त कर रहा है, तो कहा जाएगा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। और जो उसका वैध रूप से अधिकारी था लेकिन उसके पास नहीं रह पाती है, तो क्या कहा जाएगा? सदोष हानि उठाना। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बाइक है, कोई जबरदस्ती मुझसे ले रहा है, तो जो ले रहा है उसे सदोष लाभ हो रहा है और मुझे सदोष हानि हो रही है। क्लियर हो रहा है? मेरा मकान है, कोई कब्जा कर ले रहा है तो उसे सदोष लाभ हो रहा है, और मेरा मकान था, मैं नहीं रह पा रहा हूं, तो मुझे क्या हो रही है? सदोष हानि हो रही है। तो धारा 238। तो आज जितनी धाराएं हमने पढ़ी, अब आखिरी धारा में कुछ है नहीं, सामान्य बातें बताई गई हैं, लेकिन वो जानना वो भी जरूरी है, क्योंकि बीएनएस जो बना है, बीएनएस में बहुत सारी चीजें नई जोड़ी गई हैं।
क्योंकि जिस समय बीएनएस बन रहा था उस समय हमारे पास आईटी एक्ट था, उस समय देश जो है बहुत सारी परिवर्तनों से गुजर रहा था। तो ये कानून नया है, लेटेस्ट है और आने वाले बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसकी जितनी ज़रूरतें होंगी, हमारी आवश्यकताएं होंगी, सबको पूरा करेगा। इसी बात को यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं। तो वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। इसका मतलब क्या है, इसको मतलब थोड़ा और विस्तार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें बीएनएस में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं अगर उन्हें परिभाषित कर दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर वो परिभाषित नहीं हो पाए हैं, तो अगर वो शब्द इस कानून में है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में है, वहां इनको बताया गया है, तो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में उसको परिभाषित कर दिया गया है, तो जो अर्थ इन कानूनों में उसके लगाए जाते हैं वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो एक विस्तार कर दिया गया और कहा गया इन दोनों कानून के जो शब्द होंगे उनके अर्थ को भी हम वैसा ही मानेंगे। सिंपल भाषा में और आसान तरीके से समझिए, उन शब्दों और पदों की बात हो रही है जो इसमें परिभाषित नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको हम नहीं जानते हैं, जैसे कंप्यूटर आ जाए, डिजिटल सिग्नेचर आ जाए, तो कहाँ लिखा? अभी तक हमने कहाँ पढ़ा? 39 धाराएं पढ़ी हमने, 39 खंड में कहीं डिजिटल सिग्नेचर नहीं पढ़ा, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है। अन्वेषण सूचना नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है। जांच के बारे में हम पढ़ेंगे तो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है। वो तो यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ परिभाषित है, तो हम इसका वही अर्थ लगाएंगे जो इन कानूनों में लगाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने धारा 2 के खंड 39 तक पढ़ लिया है। अब हमारी अगली धारा 3 प्रारंभ होगी, जो अगली कक्षाओं में हमें मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उनमें जो कुछ भी याद करना है मैंने आपको पहले भी इशारा किया है। अगर कुछ याद करने की चीज़ है तो सिर्फ ये हेडिंग याद करनी है। हेडिंग आप सबकी याद कर लें, कहाँ कहाँ पर क्या है, सदोष हानि कहाँ पर क्या है। 2-4 बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वैसे आप भी अगर आपस में चर्चा कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए, बहुत सारे कोचिंग के अध्यापक जो है वो इसे नहीं पढ़ाते हैं, सीधे कुछ खास धाराएं पढ़ा के निकल जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हर चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई कानून पढ़ें तो परिभाषा खंड बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि परिभाषा खंड से एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। तो हमने इसे बताने का प्रयास किया। कल हम लोग चर्चा करेंगे अगली धारा पर, और अगली धारा हमारी होगी जो पहले धारा 34 कहलाती थी, अब धारा 3 खंड 5 होगा। अब हम उन सेक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा में सीधे आते हैं, उस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। उन पर केसेस क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बेयर एक्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है, लेटेस्ट आज का जो कानून बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है उस बारे में, उसके एग्जाम्पल्स कैसे सेट हो रहे हैं, दृष्टांत क्या बन रहे हैं, इन पर विस्तार चर्चा करेंगे। जहां जो आवश्यक होगा उस चीज़ को आपको बताया जाएगा ताकि आप बेहतर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।